हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल चाल आप सभी के। मिले हैं हम सिविल सर्विसेज के थर्ड क्लासेस में। आगे हम उस क्लासेस के अध्ययन करेंगे जहाँ पे हमने नेक्स्ट टॉपिक को स्टॉप किया था। और फिर हम स्टार्ट करते हैं उससे अलग, नहीं उससे अगले सेशन में। और आप सभी की पढ़ाई कैसी हो रही है और कैसे हैं आप सभी। लेट नाउ वी स्टार्ट विद डिस्कशन टू आवर सिविल सर्विसेज टॉपिक। या जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह उल्लेखित करता है कि भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे तथा वह अपने कार्यकारी अथवा प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन या तो स्वयं करें या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों या पदाधिकारियों के माध्यम से ही करेंगे। और वाक्य पर कि इस जो मेन है अधीनस्थ किसी पदाधिकारी का अभिप्राय सीधे अनुच्छेद 74 से है, जिसमें सुस्पष्टता से उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को उनके कार्य अथवा प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन से संबंधित सलाह देगी। अनुच्छेद 53 तथा 74 का सैद्धांतिक विश्लेषण किया जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी की भूमिका में है। किंतु भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 74 का तार्किक विश्लेषण करते हुए कहा, निम्नलिखित वाद विवाद के माध्यम से, जैसे UN रॉय वर्सेस इंदिरा गांधी केस, राम जोया बनाम पंजाब राज्य, वाद संकरा वर्सेस भारत संघवाद इत्यादि के हवाले से सुस्पष्टता से रेखांकित किया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होगी, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली संसदात्मक है जहां संविधान का मुखिया वास्तविक पद आधिकारिकता का उपभोग नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि भारत के राष्ट्रपति अमूमन राजनीतिक रूप से बेहद अनुभवी होते हैं, अंततः व्यवहार में उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह की भूमिका निभानी चाहिए। इसी बुनियाद पर भारत में मंत्री नौकरशाह संबंध निर्मित होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद नौकरशाही एक साथ मिलकर देश की वास्तविक कार्यपालिका का सृजन करती है। लिहाजा इनके माध्यम से समन्वयकारी संबंध बने रहना तथा व्यवस्था में मंत्री और नौकरशाह आज के ब्यूरोक्रेट्स को सापेक्षिक भूमिकाएं निर्धारित की गई। जैसे मंत्रियों के मुख्य कार्य नीति निर्माण करना, महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय, नीतियों के क्रियान्वयन का जायजा इत्यादि। वहीं नौकरशाहों के लिए भी कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे मंत्रियों के आदेशों का पालन करना, दक्ष नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन, अधीनस्थ कार्यों की अधिकारी को देखरेख इत्यादि। मंत्री तथा सिविल सेवकों के मध्य संबंध कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे दोनों ही अपने दायित्व का निर्वहन करते समय संविधान के मूल्य तथा संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। नीतियों के निर्धारण का अंतिम अधिकार मंत्रियों का होता है। नौकरशाहों को पूरी आज़ादी है, वे निडर होकर मंत्रियों को जन उपयोगी तथा तार्किक सलाह दें। मंत्रियों के निर्देशों से असहमत होते हुए भी नौकरशाहों को उसका अनुपालन करना चाहिए। मंत्रियों को कोशिश करना चाहिए कि अपने बुरे फैसलों का नौकरशाहों के सिर पर ना फोड़े, उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार रहें। नौकरशाहों की अपेक्षा की जाती है कि तटस्थता, निष्पक्षता, अनामिकता का अनुसरण करें। मंत्री तथा नौकरशाह के मध्य विवाद। मंत्रीगण आमतौर पर नौकरशाहों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुस्पष्ट राय देने के लिए प्रेरित नहीं करती। वे चाहते हैं नौकरशाह वही राय प्रस्तुत करे जो उन्हें पसंद आए। कई दफ़ा मंत्री तथा नौकरशाह के बीच राजनीतिक संबंध बन जाने की वजह से भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि इन
प्रवृत्ति के कारण ही सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण होने लगता है। मंत्री तथा सिविल सेवकों के मध्य हमेशा तो नहीं, लेकिन दोनों की मानसिक अभियोग्यता ही व्यापक अंतर की वजह से संबंध तनावग्रस्त हो जाते हैं। मंत्री तथा नौकरशाहों के बीच उनकी आपसी गुटबाजियाँ भी हैं। दलीय प्रतिद्वंद्विता, जातिवाद की भावना, इन सब के कारण अक्सर तनाव की भाव पैदा हो जाती है। सिविल सेवकों द्वारा अपनी मंडली में मंत्रियों की आलोचना किए जाने के कारण मंत्रीगण के भी नौकरशाह के प्रति वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा कि वो चाहते हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका का वह अंश जो नौकरशाहों से बनता है तथा उसे ही स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। नौकरशाहों की दो श्रेणियां होती हैं, सामान्यज्ञता और विशेषज्ञता। सामान्यज्ञता में जितने भी सिविल सर्विसेज है, विशेषज्ञता में आप लोग के मेनली IITians, मैथमेटिशियंस, कृषि से संबंधित, माइनिंग से संबंधित इत्यादि। लेकिन भारतीय नौकरशाहों में सामान्यज्ञता को विशेषज्ञता के तौर पर ज़्यादा वरीयता दी जाती है। निम्नलिखित कारक जिम्मेदारी इसके माने जा सकते हैं। संभवतः सामान्यज्ञता अपनी क्षमता तथा अनुभव से हरफनमौला मतलब ऑलराउंडर होते हैं। उन्हें शासन प्रशासन के क्षेत्र में सामान्य ज्ञान होता है, तो उनके उच्च प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देता है। जबकि विशेषज्ञों के बारे में ये कहा जाता है कि शासन के क्षेत्र में किसी विशेष की ही जानकारी रखते हैं, लिहाजा उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है और बड़े स्तर पर प्रबंधकीय दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। भारत की सचिवालय व्यवस्था फील्ड आधारित अनुभवों की बुनियाद पर ही नीति निर्माण का क्रियान्वयन सहित उस दिशा में काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फील्ड आधारित अनुभव सामान्यज्ञता के पास विशेषज्ञता की तुलना में अधिक होते हैं। मतलब अगर फील्ड आधारित हम लोग बात करें तो सामान्यज्ञ के पास ज़्यादा नॉलेज होता है एज ए कंपेयर टू विशेषज्ञ। कुछ विवाद देखने को मिलता है, हम इसे निम्नलिखित कारणों से विवाद देख सकते हैं। सामान्यज्ञता वर्सेस विशेषज्ञता। सामान्यज्ञता का वेतन तथा सेवा शर्तें की तुलना में बेहतर होती है। विशेषज्ञों की तुलना में विशेषज्ञों के लिए एक बेहद चिंता की बात है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के ज़्यादातर महत्वपूर्ण पद सामान्यज्ञ के लिए आरक्षित है। ये पूरी तरह से विशेषज्ञों को पसंद नहीं उतरती है, उनके गले नहीं उतरती। जब आप एज ए रीडिंग करिएगा न्यूज़पेपर में तो इतनी सटीक हिंदी लिखी होती है, ये जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सटीक हिंदी है। एज ए आप इसे राइटिंग में बेहद ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को इसमें आप उसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर कट नहीं करने वाला। विशेषज्ञों को अमूमन सामान्यज्ञ के अधीन काम करना पड़ता है या होता है। कई बार सामान्यज्ञ विशेषज्ञों के प्रति दुर्व्यवहार भी प्रकट कर देते हैं। नियोजन के क्षेत्र में कई बार विशेषज्ञों को सैद्धांतिक तथा तकनीकी सलाह को सामान्यज्ञ ठीक तरह से नहीं कर पाते और विशेषज्ञों के प्रति नाराजगी दर्शाने लगते हैं। इस विवाद को सुलझाने का तरीका यह है, सामान्यज्ञों को शासन प्रशासन के क्षेत्र में वरीयता दी जाए, किंतु यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नीति निर्माण से जुड़े सभी पदों के लिए सामान्यज्ञ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनमें व्यवसायिक तथा विषय का विशिष्ट ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे अवसरों पर जरूरी पद के लिए विशेषज्ञों को आवंटित किए जाने की जरूरत है। वेतन तथा सेवा शर्त के मामलों में सामान्यज्ञ सिविल सेवकों तथा विशेषज्ञ सिविल सेवकों के मध्य तार्किक अंतर होना चाहिए। कार्यपालिका के वर्तमान ढांचे में मंत्री तथा सिविल सेवकों के मध्य व्याप्त संबंध आमतौर पर मंत्री तथा सामान्यज्ञ सिविल सेवक बनकर सिमट कर रह जाते हैं। विशेषज्ञों की राय मंत्रियों तथा अपने मूल स्वरूप को ही नहीं पहुंच पाती, बल्कि अपनी राय सामान्यज्ञ के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसी तकनीकी राय के कारण अपने मूल स्वरूप में ना पहुंच पाने के कारण, ना समझ पाने के कारण वंचित रह जाते हैं।
इसलिए कम से कम ये व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए कि सभी खास नीति निर्धारण में तकनीकी राय बेहद ज़रूरी है। विशेषज्ञों को अवसर मिलना चाहिए कि बिना किसी मध्यस्थता के सीधे सीधे मंत्रियों के समक्ष अपनी राय को प्रस्तुत कर सके। भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय समय पर पहलकारी कदम उठाया जाता रहा है। जैसे भारत सरकार ने आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में केंद्रीय सचिवालय सेवा के गठन किया। परिणाम स्वरूप सचिवालय तथा अधिकारियों के पृथक वर्ग तैयार हो सके। 1961 में भारतीय सचिवालय सेवा का गठन किया गया। ये दोनों सेवा विशेषज्ञ केंद्रीय सेवाएं हैं। 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन विशेषज्ञों के लिए अखिल भारतीय सेवा है। सरकार तथा सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव, वरिष्ठ पदों पर कई दफा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय सचिव उद्यमों में निदेशक मंडलों के अंदर विशेषज्ञों को प्रदेश दिया गया है। वर्तमान नीति उपयोग में पर्याप्त विशेषज्ञों की जगह दी गई है। पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से सरकार के उच्च प्रशासनिक विशेषज्ञों को भूमिका दी जा रही है। भारत में सिविल सेवा के पक्ष में तर्क: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सहकार्य आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं पुंछी आयोग, इन सब ने उभयनिष्ठ रूप से स्वीकार किया कि भारत में सिविल सर्विसेज शासनिक प्रशासनिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सिविल सेवा की रही है। भारत में जन कल्याणकारी नीतियों के कुशल क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व सिविल सेवकों के कंधे पर होता है। अंतर्राज्य के लोक कल्याणकारी अवधारणा के वाहक बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, सरदार पटेल इत्यादि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतिक चिंतकों ने अपनी चिंता के माध्यम से किसी न किसी रूप में सिविल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नौकरशाही की सराहना की है। सिविल सेवकों को केवल कार्य नीतियों का सृजन तथा क्रियान्वयन तक सीमित नहीं, बल्कि आम जनमानस के मध्य संविधान के मूल्य प्रस्ताव को भी प्रसारित करना है। संवैधानिक नैतिकता के अनुपालन हेतु प्रशिक्षित भी करना है। सिविल सेवकों यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध में मजबूती के कारक है। सिविल सेवा की वजह से राज्य प्रशासन में कई योग्यताएं तथा प्रशासन में कमी नहीं आती। साथ ही चूँकि इनका मुख्य नियंत्रण केंद्र के साथ है, जबकि इनकी तैनाती संवर्ग आधारित होती है, लिहाजा राज्य शासन के अंतर्गत कार्य करना होता है। सिविल सेवकों के समक्ष चुनौतियाँ: भारत में जनता के अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति अजागरूकता, अज्ञानता, राजनीति का बढ़ता राजनीतिक अपराधीकरण, मंत्री सिविल सेवकों के संबंध में तनाव, सिविल सेवकों में कौशल विकास तथा दक्षता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव, भारत में असमानता, आर्थिक विकास, भूमंडलीकरण की परिस्थितियों के अंदर अपेक्षित प्रशासनिक दक्षता का अभाव। कई आधारों पर भारतीय सिविल सेवा की आलोचना की जाती है। जैसे कुछ आलोचक का यह मानना है कि सिविल सेवा का स्वरूप भारतीय संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह राज्य की स्वायत्तता को कम करता है। आलोचक ये भी मानते हैं कि सिविल सेवक मंत्रियों के अधिकारियों के अतिक्रमण करते हैं। आलोचक का ये भी मानना है कि सिविल सेवाओं की वजह से मिट्टी के लाल यानी धरती के पुत्र के अवसरों से वंचित होना पड़ता है। 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के शासन के सौजन्य में गठित राज्य मंत्रिमंडल समिति ने साफ साफ शब्दों में ये कहा, अखिल भारतीय सेवा IAS IPS के हस्तक्षेप को पूरी तरह खारिज करते हुए इन अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। आलोचक का यह भी मानना है कि सिविल सेवा के पास विशेषज्ञता का अभाव रहता है, लिहाजा उन्हें परिप्रेक्ष्य में शासन की हालिया जरूरतों के अनुसार कार्य निष्पादन के समक्ष नहीं है। भारतीय सिविल सेवा को भारतीय लोकतंत्र के प्रति या अंदर प्रभावी बनाने के लिए भिन्न प्रकार के अपेक्षित सुधार किए जा सकते हैं। नागरिक शासन को भारतीय दर्शन के जोड़ों से जोड़े रखना, ताकि नागरिक शासन में स्वदेशी तत्व का समावेश हो सके। विशेषज्ञता पर आधारित सिविल सेवाओं को बढ़ावा देना वर्तमान संदर्भ में भारतीय शासन की जरूरतों के अनुरूप हो सकता है। समय समय पर अनुभव आधारित, व्यावहारिक ज्ञान आधारित नवीन परिस्थितियों का आयोजन एवं
एक नियमित अंतराल पर उनके प्रशिक्षण हेतु सुधारात्मक कदम हो सकते हैं। ये थे हम लोग का मेन सिविल सर्विसेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये बहुत अच्छे से समाप्त हो चुका है। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरी।